प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 एससीएससी बोर्ड का 8वां पाठ भीड़ में खोया आदमी, जिनके राइटर लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी हैं, इसका मैं सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। और इसमें लेखक परिचय भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ताकि 3 नंबर का आपको लेखक परिचय भी पूछा जाता है, तो इसमें आसानी से आप लेखक परिचय को याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा और सारांश पढ़ के आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर आसानी से आप लिख सकते हैं। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 9 क्लास 10 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। एससीएससी बोर्ड का बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ, और सीबीएसई बोर्ड का भी क्लास 9 10 का बना चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। भीड़ में खोया आदमी। लेखक का परिचय। लीलाधर शर्मा पर्वतीय का जन्म 1 जनवरी 1919 को अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो उनका कृषक परिवार में जन्म हुआ था। प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़कर उनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई और ये कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के कारण इन्हें समय समय पर जेल यात्रा करनी पड़ी। फलस्वरूप पढ़ाई में बहुत बाधाएं व अड़चनें आई। बाद में काशी विद्यापीठ वाराणसी से इन्होंने शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। भारत की स्वाधीनता के बाद उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में यश अर्जित किया। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी समिति में ये कई वर्षों तक सचिव रहे। 1979 में उप सूचना निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होकर आप लखनऊ में लेखन और प्रकाशन के कार्य में लग गए। और इनकी रचनाएं देखिए बच्चों, क्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या नामक इनकी 2 रचनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत की गई। इन्होंने गांधी साहित्य के अहिंसा खंड का संपादन भी किया था। भाषा शैली। इनकी भाषा सरल, सुबोध व प्रांजल है। छोटे छोटे संवादों से इन्होंने लेख में जान डाल दी है। मुहावरों का प्रयोग भी यत्र तत्र दिखाई देता है। शुद्ध साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु लेख में क्लिष्टता नहीं आई है। आपने उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्टता प्रदान करने की सफलता पाई है। तो अब सारांश शुरू करते हैं बच्चों। भीड़ में खोया आदमी, इसका सारांश आप जान जाएंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो लेखक के एक मित्र हैं जिनका नाम क्या है, श्यामलाकांत है। सीधे सरल स्वभाव के श्यामलाकांत जी कई बच्चों के पिता हैं। 2 वर्षों से वे हरिद्वार में रहते हैं। एक बार लेखक को उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। टिकट आरक्षित कराने के लिए वे स्टेशन पर गए। वहां आरक्षण काउंटर पर एक लंबी कतार लगी हुई थी, मतलब काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। घंटों प्रतीक्षा के पश्चात उनकी बारी आई तो व्यर्थ, क्योंकि और बर्थ शयनपट बची ही नहीं थी। परंतु मित्र की लड़की के विवाह में सम्मिलित होना आवश्यक था, मतलब जरूरी था। अतः उन्हें बिना आरक्षण के ही यात्रा करने पर विवश होना पड़ा। निश्चित तिथि पर उन्होंने टिकट लिया और गाड़ी में बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगे, पर स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। कुली ने खिड़की से किसी प्रकार लेखक को अंदर धकेला। लक्सर स्टेशन पर ट्रेन बदलने के लिए वे खिड़की से कूदकर ही रेल से बाहर निकल पाए। पूरी ट्रेन की छत भी यात्रियों से भरी थी। लेखक ने अनुभव किया कि जनसंख्या अधिक होने के कारण ही व्यक्ति रेल के नियम, व्यवस्था एवं अनुशासन भंग करने के लिए मजबूर हो जाता है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा बेटा दीनानाथ उन्हें लेने आया था। पढ़ाई पूरी हो जाने के 2 वर्ष के बाद भी उसकी अभी तक नौकरी नहीं लगी थी। रोजगार कार्यालय में उसने अपना नाम
पंजीकृत कराया था, लेकिन वहाँ भी उसके जैसे योग्यता प्राप्त हजारों लोगों के नाम पहले से ही पंजीकृत था, जिसके कारण जल्दी नौकरी मिलना कठिन था। घर पहुंचने पर लेखक ने देखा कि एक छोटे से मकान में सामान की ठूसम-ठास है, मतलब बहुत सारा सामान उसमें भरा हुआ था और बच्चों की भीड़ है। पूछने पर पता चला कि 2 वर्ष की भागदौड़ के बाद 2 कमरों का यह मकान भी बड़ी मुश्किल से मिला था। उनके मित्र ने कहा कि दूर-दूर तक नई कॉलोनी तो बनी है, पर जनसंख्या के बहुत बढ़ जाने से मकान हो या खाद्यान्न, मतलब खाने-पीने की सामग्री, सभी का अभाव बना ही रहता है, मतलब कमी रहता है। श्यामलाकांत की पत्नी का शरीर दुर्बल, मतलब काफ़ी कमज़ोर थी और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अस्पताल में वह स्वयं को दिखाने गई थी, परंतु डॉक्टर के पास अधिक भीड़ के कारण वे दिखा नहीं सकी थी। विवाह के लिए दर्जी से कपड़े सिलवाना चाहती थी, पर किसी दर्जी के पास फुर्सत ही नहीं थी। उनका कहना था कि नई-नई दुकानें खुलती जा रही हैं, पर बढ़ते ग्राहकों के लिए वे भी कम पड़ रही हैं। राशन की दुकानों पर घंटों खड़े होने पर भी पूरा सामान नहीं मिल पाता। लेखक कहते हैं कि सभी सुविधाएं तीव्र गति से बढ़ रही हैं, पर जनसंख्या उनसे भी तेज गति से बढ़ रही है। माल्थस ने कहा था कि उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि में सदैव अंतर होता है, क्योंकि उत्पादन क्रमशः 1, 2, 3 की गति से बढ़ता है, जबकि जनसंख्या गुणात्मक रूप से 1, 2, 4, 8 के अनुसार बढ़ता है। घर में बच्चे अच्छे तो लगते हैं, पर जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था न हो, यह स्थिति दयनीय बन जाती है। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि बच्चे तो घर में अच्छे दिखते हैं, बहुत सारे बच्चे, लेकिन उसके खाने पीने का, रहन सहन का भी इंतजाम, पढ़ाई लिखाई का भी होना चाहिए। बीमारी, कुपोषण तथा गंदे और छोटे मकानों में वायु संचार, मतलब वेंटिलेशन की कमी तथा दूषित वातावरण होती है। यदि सीमित परिवार हो, मतलब छोटा परिवार हो, स्वच्छ जल और वायु मिल सके, भोजन पौष्टिक और भरपूर हो, तो बीमारी पास भी नहीं फटकेगी। यदि हमारे देश में इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं को इस भीड़ में और उससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खोया हुआ पाएंगे। प्रस्तुत निबंध भीड़ में खोया आदमी एक विचारात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी प्रमुख समस्याओं के विषय में अपने विचारों को लेखनीबद्ध किया है। तो यही था बच्चों सारांश। तो देखिए मतलब निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो नीचे आपको निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो वह भी आप अगर जानना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आप आराम से पढ़ कर के लिख लीजिएगा। और इसमें मुख्य बिंदु भी है। लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत एक सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार पर अपनी जिंदगी के प्रति लापरवाह व्यक्ति थे। वे कई बच्चों के पिता थे। दूसरा पॉइंट यह है कि लेखक को बाबू श्यामलाकांत की लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था, अतः वे 15 दिन पहले आरक्षण कराने के लिए गए। घंटों लाइन में खड़े रहने पर भी पता चला कि गाड़ी में बर्थ ही उपलब्ध नहीं है, मतलब सीट ही नहीं है। वे बिना आरक्षण के ही बिना रिजर्वेशन के ही रेल यात्रा करते हैं, जिसके कारण उन्हें यात्रा में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यह सब मुख्य पॉइंट है जिसको आप याद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि रेल यात्रा लेखक को सोचने के लिए विवश कर देती है कि अपने प्राणों को संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर होते हैं। वे रेल के नियमों, व्यवस्था एवं अनुशासन का पालन क्यों नहीं कर पाते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप याद करने के लिए लिख सकते हैं। श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का शिक्षित होते हुए भी 2 साल से बेरोजगार था। एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। आगे का पॉइंट है, हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही दुष्परिणाम है कि मकानों और खाद्यान्न दोनों का ही अभाव दिखाई दे रहा है।
आगे पॉइंट है, अस्पताल में भी रोगी और उसके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। डॉक्टर भी अच्छी तरह किस किस को देखें। आगे पॉइंट है, बाबू श्यामलाकांत की पत्नी ने बताया कि दर्जियों की इतनी दुकानें होने के बावजूद भी कई दर्जी उनके कपड़े सीने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने पहले से सिलने आए कपड़ों की ढेरी दिखाकर अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त की। तो इस तरह से देखिए इसमें बहुत सारा आपको पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि और आगे पॉइंट है कि राशन की दुकान पर भी भीड़ होती है, लाइन खत्म होने की ही नहीं आती, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाता। जहाँ देखिए वहाँ भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चे अच्छे लगते हैं, किंतु यदि बच्चे का पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा सुव्यवस्थित ढंग से न हो तो यह अत्यंत दुखदायी स्थिति है। इस भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह सब बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मनुष्य यदि समय रहते सावधान नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब वह स्वयं इस भीड़ में और भीड़ से पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएगा। तो यही है बच्चों मुख्य पॉइंट और उसकी सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता क्या है, इसको भी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। उद्देश्य क्या है, इसमें यह उद्देश्य भी दिया गया है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि देखिए कि इसमें आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीर्षक की सार्थकता मतलब भीड़ में खोया आदमी जो शीर्षक है इसकी सार्थकता क्या है। तो सार्थकता आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा लिखा गया यह निबंध जनसंख्या की समस्या की ओर संकेत करता है। लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत बाबू की बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि उनके परिवार की स्थिति बहुत खराब है। सारी समस्याएं मुख्य रूप से बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या के कारण ही है। लेखक का मानना है कि देश में सब जगह भीड़ बढ़ रही है। घर में बच्चों की भीड़, अस्पताल में मरीजों की भीड़ है, दफ्तरों, कचहरी और स्टेशनों पर भी भीड़ है, नौकरी पाने वालों की भीड़ है, राशन चाहने वालों की भीड़ है, सेवाएं पाने की इच्छुक ग्राहकों की भीड़ है और आवास चाहने वालों की भीड़ है। अधिक भीड़ से परिवार, समाज, देश सभी असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि किसी की भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती। हमारे देश को जागृत होना होगा, प्रबुद्ध समाज को आगे बढ़कर जन सामान्य को इस विषय में ज्ञान देना होगा, अन्यथा आज मनुष्य का अपना व्यक्तित्व इन समस्याओं को सुलझाने में ही खो जाएगा। वह विश्व को और कुछ भी दे नहीं सकेगा। रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में फंसकर उसका जीवन उन अमूल्य क्षणों से वंचित रह जाएगा जिसके लिए ईश्वर ने उसे धरती पर भेजा है। अतः प्रस्तुत पाठ का शीर्षक भीड़ में खोया आदमी उत्सुकता जगाने वाला, निबंध के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला, पूर्णतः सार्थक है। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपको इसमें यह बन सकता है कि शीर्षक की भीड़ में खोया आदमी, शीर्षक की सार्थकता। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ कर लिख लीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आगे देखिए, उद्देश्य अगर पूछेंगे कि भीड़ में खोया आदमी का शीर्षक का उद्देश्य क्या है, तो यह दूसरा प्रश्न बन जाएगा। तो दूसरा प्रश्न में आप यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत निबंध में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं को विभिन्न रूप से उभारा गया है, जैसे रेल के टिकट का आरक्षण कराने के लिए लंबी लाइन, 15 दिन पहले भी आरक्षण न हो पाना, नियमों को तोड़ते हुए रेल की छत पर बैठकर भी यात्रा करने के लिए विवश होना आदि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या आज की ज्वलंत समस्या है। यद्यपि स्वतंत्र भारत के विकास की गति हर क्षेत्र में अत्यंत तीव्र है, पर जनसंख्या की तीव्र बढ़ोतरी के कारण विकास के प्रतिफल दिखाई ही नहीं देते हैं। देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि परिवार नियोजित हो, मतलब छोटा परिवार हो, तभी देश में खुशहाली आएगी। श्यामलाकांत बाबू के और नियोजित परिवार की समस्याएं हमें सोचने के लिए भी विवश करती है। परिवार के सुख
एवं संपन्नता के लिए परिवार को सीमित रखना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह दर्शाया है कि अधिक जनसंख्या के कारण हमें सभी क्षेत्रों में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा उन्नति के लिए किए गए सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। अब देखिए, चरित्र चित्रण भी आपको पूछ सकता है कि बाबू श्यामला कांत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें आप बाबू श्यामलाकांत के बारे में लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे आप कि बाबू श्यामलाकांत इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। वे अत्यंत सीधे साधे सज्जन पुरुष हैं। मेहनत करना उनकी आदत है। वे एकदम ईमानदार व्यक्ति हैं। इतने गुण होने के बावजूद भी वे सुखी नहीं हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में वे बड़े लापरवाह रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार को नियोजित करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब छोटा परिवार उन्हें रखना चाहिए था। उनके 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। टोटल मिलाकर 7 बच्चे उनको है। पत्नी बीमार एवं कमज़ोर है, पर घर के काम के कारण बार बार डॉक्टर को दिखाने अस्पताल के चक्कर नहीं लगा सकती। 2 कमरे का एक छोटा घर है जिसमें परिवार के 9 सदस्य रहते हैं। बड़ा परिवार होने के कारण उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है। अब देखिए, बाबू श्यामलाकांत की पत्नी के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि बाबू श्यामलाकांत की पत्नी भी अत्यंत सीधी साधी, परिवार की चिंता करने वाली, परिस्थितियों से समझौता करने वाली, लाग लपेट से रहित एक सरल स्त्री है। वह जीवन की मुश्किलों का धैर्यपूर्वक सामना करती है। स्वयं शारीरिक रूप से दुर्बल मतलब कमज़ोर होते हुए भी उसे परिवार की अधिक चिंता है। वह अपने पति के मित्र के सम्मुख मतलब सामने अपनी समस्याओं को सीधे साधे स्पष्ट तरीके से रखती है। वह एक साधारण भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति है। अब देखिए, इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं जिसको आप इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। तो आप अगर चाहें याद करने के लिए तो आप अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हैं। और आगे देखिए, इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। तो उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? लेखक का संक्षिप्त परिचय तथा उसकी 2 अन्य रचनाओं के नाम लिखे। तो इसमें देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। एग्जाम में आपको यह पूछा भी जा सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। क्या है? उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? कौन सा? कि 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया, तो आप इस बुक को पढ़े रहेंगे तो आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे कि वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी गाड़ी में स्थान नहीं है, मतलब सीट नहीं है। तो उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? लेखक का संक्षिप्त परिचय था उसकी 2 अन्य रचनाओं के नाम लिखे। उत्तर लिखिएगा। उपरोक्त पंक्तियां भीड़ में खोया आदमी निबंध से ली गई है। लेखक का नाम लीलाधर शर्मा पर्वतीय हैं। वे अल्मोड़ा के रहने वाले थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। वे सामाजिक समस्याओं को समझने वाले साहित्यकार थे। उनकी अन्य 2 रचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत हुई थी। अब दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक स्टेशन क्यों गए थे? उन्हें कहाँ जाना था? वहाँ उन्होंने क्या देखा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको एग्जाम में आएगा ही, इसलिए इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा कि लेखक स्टेशन क्यों गए थे, उन्हें कहाँ जाना था, वहाँ उन्होंने क्या देखा। देखिए, 3 तरह के बात इसमें पूछे जा रहे हैं। तो लेखक स्टेशन क्यों गए थे, इसका उत्तर है लेखक को अपने मित्र की लड़की के विवाह में जाना था। उन्हें कहाँ जाना था? वह 15 दिन पहले स्टेशन गए जिससे आरक्षण करा सके और यात्रा आराम से हो सके। उन्हें हरिद्वार जाना था। उन्होंने देखा कि वहाँ आरक्षण कराने वालों की लंबी कतार थी, मतलब लाइन थी। सभी को कहीं न कहीं जाना था। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन कराने के लिए वे कई घंटे लाइन में प्रतीक्षा करते रहे। अब देखिए, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक ने अपने मित्र का क्या प्रारंभिक परिचय दिया? उत्तर, लेखक के मित्र का नाम बाबू श्यामलाकांत हैं। वे लेखक के अभिन्न
मतलब घनिष्ठ मित्र हैं, सीधे साधे परिश्रमी ईमानदार किंतु निजी जीवन में बड़े लापरवाह। वे आयु में लेखक से छोटे हैं, अधिक बच्चे होने के कारण उनका परिवार समस्याओं से घिरा हुआ है। चौथा प्रश्न देखिए है, क्या लेखक का गाड़ी के लिए आरक्षण हो पाया, मतलब रिजर्वेशन उनको मिल पाया। उस क्षण लेखक के मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन कराने के लिए घंटों प्रतीक्षा करने के बाद भी लेखक की सीट आरक्षित नहीं हो सकी, क्योंकि कोई सीट उपलब्ध नहीं थी। उस क्षण लेखक के मन में विचार आया कि जनसंख्या वृद्धि ही इन सब समस्याओं का कारण है। यदि मनुष्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब वह जनसंख्या वृद्धि जनित अनेक समस्याओं से स्वयं को पूरी तरह घिरा हुआ पाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ प्रश्न उत्तर और पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।